उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने लगे हैं और कई बड़े सरकारी संस्थानों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो कोरोना के खौफ के बीच में कुंभ का आयोजन भी हो रहा है, जिससे आने वाले समय में कोरोना के मामलों में और इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर कुंभ में ज्यादा भीड़ जुट गए तो कोरोना बम को फूटने से कोई रोक नहीं सकेगा। कुंभ में अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, हालांकि अभी उतनी भीड़ नहीं दिख रही है। सामान्य दिनों में जितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ है, लेकिन शाही स्नान जब होंगे उस मौके पर भीड़ को नियंत्रित क्या आसान होगा करना, ये सवाल। क्या ऐसे में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना आसान होगा? बॉर्डर पर जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, बॉर्डर पर लोगों की भीड़ भी है और कोरोना के खौफ के बीच में कुंभ चल रहा है। तो ऐसे में कैसे रुकेगा ये कोरोना? जबकि आपको बता दें कि देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस के मामले में ये दोनों ही जिले अव्वल पर हैं, पहले नंबर पर हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का दावा है कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स पर चौकसी बरती जा रही है, मगर ग्राउंड पर ऐसा नहीं हो रहा। बॉर्डर पर ना कोई चेकिंग हो रही है, ना ही एंट्री करने वालों के दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। तो एक तरफ दावे हैं, दावे ये कहते हैं कि उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति की जांच हो रही है, उनसे रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं। लगातार सरकार बहुत गंभीरता के साथ इस पर काम कर रही है और यही कारण है कि अब आपने देखा कि हरिद्वार में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाड़ियों को हरिद्वार के अंदर जो कुंभ क्षेत्र में गाड़ियों के जो मूवमेंट पे पासेज इशू किए जा रहे हैं। बॉर्डर पर 12 राज्यों के लोगों को RT-PCR की 72 घंटे की रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर्स हैं उस पर अन्य राज्यों से आए हुए जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं धार्मिक आस्था को लेकर, उनका लगातार एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करने का प्रावधान किया गया है। पर्याप्त संख्या में पुलिस और पैरा आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तैनाती की गई है और जो लगातार इस चीज़ पर नजर रखे हुए हैं। और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हैं हरिद्वार से। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रवि आपके पास आना चाहता हूँ। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कोई भी प्रवेश कर रहा है उसकी जांच हो रही है, लेकिन एक रियलिटी ABP गंगा ने भी चेक की जिसमें यह पता चला कि जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। क्या स्टेटस है, बॉर्डर पर क्या स्थिति है? अगर कोई बाहर से आ रहा है तो क्या जांच प्रक्रिया का पालन करते हुए भीतर प्रवेश कर रहा है या फिर बेरोक टोक आ रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए राजीव, क्योंकि हम पहले भी ये कहकर आए हैं कि जो नियम बने हैं वो नियम कितने फॉलो किए जा रहे हैं उस पर नजर रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ABP गंगा ने देहरादून के रेलवे स्टेशन से पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि जिसमें कि ट्रेन से यात्री उतरे और उसके बाद उसमें से कई 15 से 20 यात्री जो है सीधे अपने घरों पर चले गए थे। ये यात्री कहाँ से आए थे इसके लेकर जो है किसी भी तरीके की कोई चेकिंग वहाँ पर नहीं हुई। हालांकि उसके बाद कुछ लोगों की जो है चेकिंग की जा रही है। तो इस तरीके की जो खाना पूर्ति है ये आने वाले दिनों में काफ़ी जो है और चिंता को बढ़ा सकती है। और यही वजह है कि चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, शिक्षण संस्थान हो, यहाँ पर भी जो लोग अब कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। तो सीधे तौर पर अगर बॉर्डर्स पर जो चेकिंग है वो पूरी तरीके से 100% हो उन लोगों की जो 12 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, तो ऐसी स्थितियां प्रदेश में नहीं बनेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जो नियम बनाए गए हैं वो किस तरीके से उन नियमों का पालन हो रहा है इस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने कई जगह जो है रियलिटी चेक किया है और उसमें खामियां उजागर हुई हैं। तो इसके साथ ही क्योंकि इन नियमों को देखते हुए अगर हम बात करें तो चाहे FRI की बात हो या फिर दून स्कूल की बात हो या इसके साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशालय या फिर अस्पतालों की बात हो, यहाँ पर भी लगातार वो कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है। और ऐसे में जो नियम बनाए हैं, भले ही जो है सरकार के जो शासकीय प्रवक्ता हैं वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि पूरी तरीके उन्होंने तो दावे किए हैं, बिल्कुल रवि, उन्होंने दावे किए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे। अखाड़ों की तरफ से हरिद्वार महाकुंभ में होने जा रहे शाही स्नान की तैयारियां पूरी हो गई हैं और संतों की तरफ से शाही स्नान के शेड्यूल को जारी कर दिया गया। 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का स्नान होगा, वहीं 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और बैसाखी का स्नान है। अखाड़ों ने शाही स्नान को लेकर अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं और सभी अखाड़े
अपने नंबर के हिसाब से राजशाही अंदाज में हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंच जाएंगे और इस बार सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा शाही स्नान करेगा। पहला शाही स्नान जो है वह पंचायती अखाड़ा से निरंजनी आनंद के साथ करेगा, आनंद के साथ रहेगा। दूसरा जूना आवाहन अग्नि, तीसरा स्नान है निर्माणी के साथ आकल है। फिर क्रम लगा हुआ सबका, उसी क्रम में लोग स्नान करते हैं, पहली परंपरा रही है। और लगभग रूट भी तय हो चुका है। हम लोग निकलेंगे इधर से तुलसी चौक होते हुए, शिव मूर्ति चौराहा होते हुए, उदय अपने शंकराचार्य चौक होते हुए, जो हाईवे के ऊपर होते हुए हम लोगों का जो हड़की पेड़ी के इस पार वो बाड़ा बना होता है, जिसमें सारे साधन वहाँ जितने भी जो अपने टालियाँ हैं, रथ हैं, जो भी है वहीं पे वो खड़े हो जाते हैं। वहाँ से हम लोग चलते हैं पैदल। द्वारा आचार्य के द्वारा, आनंद के आचार्य के द्वारा, हमारे अखाड़े के जो सभी वरिष्ठ महंत हैं उनके द्वारा गणपति गणेश जी का पूजन होता है, अपने निशान के पूजन होते हैं, भगवान कार्तिक के पूजन होते हैं, गंगा जी का पूजन किया जाता है। उसके पश्चात हम गंगा जी का दुग्धाभिषेक करते हैं। फिर पुनः संपूर्ण नागाओं के साथ, संपूर्ण सन्यासियों के साथ हम माँ गंगा को नमन करते हुए, गंगा को प्रणाम करते हुए और परंपरागत स्नान करते हैं। तो क्रमानुसार शाही स्नान होगा। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको हरिद्वार से दे दें। महाकुंभ ड्यूटी में तैनात नोडल अधिकारी खुद संक्रमित हो गए। जो नोडल अधिकारी थे वो संक्रमित हो गए हैं। महाकुंभ ड्यूटी में तैनात किया गया था। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हरिद्वार में महाकुंभ में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और वही संक्रमित हो गए। नोडल अधिकारी खुद संक्रमित हो गए, वो भी वैक्सीन ले चुके हैं। नोडल अधिकारी आपको बता दें कि वैक्सीन ले चुके हैं और संक्रमित हो गए। हमारे संवाददाता पंकज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, ये कितनी चिंताजनक बात है। आम लोग तो छोड़िए, ड्यूटी में तैनात नोडल अधिकारी संक्रमित हो गए हैं। कब संक्रमित मिले हैं? निश्चित तौर पर देखिए, कल शाम इनकी रिपोर्ट आई थी और ये संक्रमित पाए गए हैं। और ये बहुत गंभीर विषय है कि जो अधिकारी ग्राउंड जीरो पर जाकर फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं वो ही संक्रमण है। और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन दोनों डोज लेने के बाद ही इनको संक्रमण हुआ है। इनके संपर्क में जो भी अधिकारी कर्मचारी आए हैं उनकी जांच की जा रही है कि इनसे किन की मुलाकात हुई है, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं इनके नाम की अभी पुष्टि नहीं हुई है, नाम नहीं बताया गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेले का ये नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और उसके हिसाब से तमाम संतों से, तमाम कर्मचारियों से और तमाम लोगों से इनकी मुलाकात होती रहती है। तो इसी लिहाज से कह सकते हैं कि इनके संपर्क में जो भी लोग आए होंगे उनसे उनकी जांच की जाएगी, उनको भी आइसोलेट किया जाएगा यदि किसी तरह की गंभीर चीज सामने आती है। तो फिलहाल फिर सवाल यही तो उठेगा, सवाल ये उठेगा कि नोडल अधिकारी जो कि वैक्सीन के दोनों ही डोज ले चुके हैं, यानी कि संभावनाओं को खत्म कर दिया, लेकिन वो संक्रमित हो गए, तो आम लोग, आम श्रद्धालु जो पहुंचेगा तो वो तो संक्रमण के बड़े साए में है। ऐसे में संक्रमण मुक्त कैसे होगा कुंभ? निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है, क्योंकि इस वक्त कोरोना का साया लगातार बढ़ रहा है। और खासकर अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में हर रोज जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। कल भी 240 के करीब मामले आए थे और संभवतः इस तरह का अगर आंकड़ा रहा तो ये आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगा। और इससे बड़ी बात है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज पर चेकिंग की जा रही है, जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है उनको ही एंट्री दी जा रही है। लेकिन सूचना इस तरह की मिल रही है कि वहां पर ही कुछ लोग फर्जी तरीके से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देकर लोगों को एंट्री करा रहे हैं, इस तरह की सूचना मिल रही है। हालांकि इस पर डीजीपी ने बढ़ते केसेस के बीच में पंकज जी आवश्यक लगता भी है कि लोग खुद ही नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए और कोशिश करें जहां तक हो सके कि वो ना पहुंचे, भीड़ भाड़ वाले हिस्से में ना आए। आप सभी हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटेंगे। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है और इसी बढ़ते हुए मामले पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। प्रदीप टम्टा ने कहा कि सरकार कंफ्यूजन में थी, इसीलिए जल्दबाजी में कुंभ में सभी को आने का न्योता दे दिया गया, जिससे कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो प्रदीप टम्टा ने बातें कही और उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया, जल्दबाजी में निर्णय लिया गया और अब जब लोग जुटने लगे, जब चूंकि सभी को आमंत्रित किया गया तो अब केसेस बढ़ने लगे हैं। आपको सुनवाते हैं प्रदीप टम्टा ने क्या कुछ कहा। राज्य की नीति ही, राज्य की सरकार की नीति हरिद्वार और देहरादून सहित उत्तराखंड राज्य में बढ़ते हुए कोरोना के लिए मैं समझता हूँ जिम्मेदार है।
आपको पहले से पता था कि 12 साल का ये कुंभ है, आपको उसी हिसाब से तैयारी कर दी गई थी। स्वास्थ्य आपको हाई कोर्ट ने भी कहा था कि 1000 बेड का जो स्पेसिफिक कोरोना के लिए अस्पताल है वो डेडिकेटेड बनाए, उसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। राज्य की सरकार की जो दोहरी कन्फ्यूजन भरी, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा हम केंद्र की SOP को फॉलो करेंगे, कोई भी आएगा तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना होगा। सत्ता परिवर्तन भारत जनता पार्टी की अंदरूनी उसका परिणाम है। नए मुख्यमंत्री ने आते ही तथाकथित धार्मिक नेताओं के दबाव में कह दिया कि नहीं, हरिद्वार में किसी भी तरह की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग आए, उन सब का स्वागत है। उसका परिणाम निकला कि लोग 1 मार्च के महीने में बेरोक-टोक हरिद्वार के अंदर प्रवेश कर चुके। तो कन्फ्यूजन की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। प्रदीप टमटा ने कहा। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश का रुख करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, कैसे विपक्ष प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेर रहा है, दर्शकों को बताएं। जी देखिए, अगर बात करें राजू, जिस तरीके से आप प्रदीप टमटा का बयान सुनवा रहे थे, इसके लिए वो राज्य सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि पहले जिस तरीके से जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि सभी को कंपलसरी होगा टेस्ट रिपोर्ट लाना, जो RT-PCR रिपोर्ट है उसको लाने के बाद ही वो आदमी जो है कुंभ में जा सकेगा। लेकिन फिर जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस फैसले को पलटा और जिस तरीके से मामले फिर दोबारा से बढ़े, तब उन्होंने तीरथ सिंह रावत ने दोबारा से यह प्रतिबंध लगाया। अब इसी को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। हालांकि अगर बात करें तो बीजेपी के उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनका कहना है कि इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं और जो कांग्रेस शासित राज्य है उनसे बेहतर स्थिति में है उत्तराखंड। तो यानी कि ये राजनीति भी अब होने लगी कि किस राज्य में ज़्यादा केसेस है, किस राज्य में कम केसेस है। तो इसलिए लिहाजा इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस पर अगर बात करें तो लगातार सियासत हो रही है। कई सारे नेता खुलकर बोल रहे हैं कि राज्य सरकार पूरी तरीके से कोविड कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं विफल दिख रही है। क्योंकि पहाड़ी राज्य है और जिस तरीके से संसाधन है उत्तराखंड के अंदर, उसके अनुसार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। पूरी व्यवस्था चल रही हुई है और जो लोग पहाड़ में, वो भी कुंभ के वक्त में। उनके अंदर अविनाश, आप हमारे साथ बने रहे हैं। एक बार रवि का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। रवि, अब सवाल ये है कि जो खाना पूर्ति चल रही है बॉर्डर्स पर, क्या ये समाप्त होगी और समाप्त करेगा कौन? क्योंकि मॉनिटर करने वाले तो अभी तक मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उन पर भरोसा कैसे किया जाए कि वो आप मॉनिटर करेंगे? जी बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि इस मामले पर हमने जब पहले भी ये खबरें दिखाई थी तो तमाम चाहे स्वास्थ्य के अधिकारी हों या फिर प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों, उन सबसे हमारी बातचीत हुई है। और कहीं ना कहीं अब लगता है कि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण अब तेज़ी के साथ फैल रहा है, तमाम जगहों पर अब कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि बॉर्डर्स एक ऐसी जगह है कि अगर उत्तराखंड में ऐसे लोग एंट्री ही ना करें जो कोविड संक्रमित हैं, तो ऐसे में इस संक्रमण को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अब बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है, क्योंकि पहले केसेस कम थे और ऐसे में अगर कुछ वहाँ पर बिल्कुल निगरानी की जरूरत है। पंकज के पास एक बार चलते हैं। पंकज, 12 तारीख को और 14 तारीख को शाही स्नान होना है, उससे पहले बढ़ते केसेस के बीच में क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल राजीव, देखिए केसेस के मामले में अगर हरिद्वार कुंभ की बात करें तो यहाँ मामले बढ़ रहे हैं। और जो हर की पौड़ी के 72 घाट है, वहाँ पर ये दावा किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि वो वहाँ सभी घाटों पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच की जाएगी। जो भी यात्री बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आएंगे उन्हें घाटों पर स्नान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह की व्यवस्था की बात की जा रही है। इसके अलावा जो भी स्टेशन पर कोई व्यक्ति आएगा तो उसी स्टेशन पर भी जाँच की जाएगी। और ये कहा जा रहा है स्टेशन की ओर से कि आज से जो भी व्यक्ति जैसे किसी भी हिस्से से आएगा, वो अगर हरिद्वार आ रहा होगा तो उसे तभी उसका रिजर्वेशन कराया जाएगा, तभी उसे ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जाएगी कि वो ट्रेन में कोरोना ठीक है पंकज, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर कोशिश यही की गई है कि एक जांच से होकर कोई भी शख्स जो आ रहा है हरिद्वार या उत्तराखंड वो गुजरे। लेकिन कहीं ना कहीं खाना पूर्ति अलग अलग स्टेप्स पर देखने को मिली, अलग अलग जगहों पर देखने को मिली, जो चिंता वाली बात है। अविनाश आपका, पंकज आपका और रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में वैक्सीन लगवाने की अब होड़ दिख रही है और इस बीच में मसूरी में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है। अस्पताल में बड़ी संख्या में टीका लगवाने के लिए लोग जुट रहे हैं, मगर कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है, इसीलिए लोगों को मायूस भी होना पड़ रहा है। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मसूरी में वैक्सीन खत्म हो गई। राजधानी देहरादून में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और ONGC में 25 अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले। वहीं दून स्कूल में 5 टीचर और 7 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिले। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य महानिदेशालय में 2 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए हैं और FRI में 14
IFS कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं और उधर फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कोरोना संक्रमित लगातार हो रहे हैं। STF के CO भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। CO अंकुश मिश्रा भी कोरोना संक्रमित मिले, जबकि दोनों डोज वैक्सीन की लगवा चुके हैं। फिर भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर DM ने कहा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट और बोर्डिंग स्कूलों में बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। देहरादून के अंदर कई जो शिक्षण संस्थान हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कोविड के केसेस पिछले 2-3 दिनों में आए हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो कंटिन्यूअस जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी अवगत कराया जा रहा है। और जिस तरीके से, क्योंकि अभी तो हम वहाँ पर जो एज करंट गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स जिन जगहों पर वो आ रहा है, जैसे कोई हॉस्टल है या कोई एकेडमिक ब्लॉक है, तो उस जगह को जो है हम कंटेन कर रहे हैं। लेकिन इस पे अभी अगर राज्य सरकार से अगर कोई विशेष निर्णय, अगर हमें निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसके अनुसार फिर उसमें कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग में व्यापारियों ने दुकानों को तोड़ने को लेकर विरोध जताया। दरअसल बड़ी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने दुकानों के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया, मगर दुकानदार इसका विरोध जता रहे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों के साथ साथ प्रशासन की नोकझोंक भी हो रही। 2022 का चुनाव नजदीक आते ही यूकेडी नेता एक्टिव हो गए हैं और यूकेडी नेता काशी सिंह एरी ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। काशी सिंह एरी ने कहा कि जिस सोच को लेकर उत्तराखंड अलग राज्य बना, उस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल खरे नहीं उतर पाए। धारणा तो न पहले इन दोनों राष्ट्रीय दलों के दिमाग में थी, जहन में थी, न आज है। ये कुल मिलाकर सत्ता को कैसे चलाया जाए और सत्ता का उपयोग करके किस तरह से इस उत्तराखंड के संसाधनों की लूट की जाए, केवल और केवल इसी पर काम करते रहे हैं। इसलिए अवधारणा न तो थी, न उस पर काम होने का कोई सवाल है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में आयोजित रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। पांडुकेश्वर में इस साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कुबेर प्रांगण में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और आपको इन दिनों में रामलीला देखकर हैरानी जरूर होगी, मगर पहाड़ का यही कल्चर है, इसे दूसरे राज्यों से यहाँ की ये संस्कृति अलग बनाती है।